ओके जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो टुडे हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे एसी इंडिकेटिंग मीटर से। हमने लास्ट क्लास के अंदर रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था कि हम अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेजेस और अल्टरनेटिंग करंट्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमने कहा था कि हमें, अगर हम पीएमएमसी यूज़ कर रहे हैं तो हमें यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो बनाने के लिए रेक्टिफायर मीटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमने सेवरल डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे कि रेक्टिफायर मीटर्स के सेवरल डिसएडवांटेजेस हैं। हमारे पास एवरेज वैल्यू उतनी नहीं आती रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, लो एसी वोल्टेजेस को हम मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें कुछ और मीटर्स की तरफ मूव करना पड़ता है, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट हम जिस मीटर को डिस्कस करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। सो electrodynamo themselves, that is basically used for AC measurement and DC measurement as well. So ये आपने एक बात याद रखनी है कि हम उसको AC और DC दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली हम इसके लिए ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। आई विल later explain that what this term transfer instrument means. और इसकी कैलिब्रेशन भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती। ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि आप उसको इक्विवेलेंटली डीसी और एसी के लिए एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसकी ऑप्शन को देखेंगे। ओके, सो हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर बिल्कुल सिमिलर है पीएमएमसी की तरह। और पीएमएमसी से ये किस तरह मिलता जुलता है, पीएमएमसी के अंदर हमारे पास दो परमानेंट मैग्नेट्स होते थे और एक मूविंग कॉयल होती थी। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, इसकी मोर एक्सप्लेन फिगर आगे आएगी, हम इसके अंदर दो मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। डिफरेंस इज ओनली कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, दीज आर नॉट परमानेंट मैग्नेट्स। सो हम इसके अंदर एक मूविंग कॉइल यूज करेंगे। दिस इज दैट मूविंग कॉइल पार्ट एंड दिस इज द फिक्स्ड कॉइल पार्ट। ठीक है, तो ये कॉइल मूव नहीं करी एंड दिस मूविंग कॉइल इज बेसिकली रोटेटिंग। और इस ये पीएमएमसी के ही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बी के दरमियान एक करंट कैरिंग मूविंग कॉइल को प्लेस करेंगे तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करेगी। सो बेसिकली इसका प्रिंसिपल एग्जैक्टली पीएमएमसी की थी है। सो हम इसकी फिगर को मोर डिटेल के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये हमने फिक्स्ड कॉइल लिखा हुआ है। सो ये आपके पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। सो वेन एवर हमारे पास एसी के अंदर प्रॉब्लम ये था कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो आप यहाँ पर देखें, सपोज पॉजिटिव हाफ साइकिल के ऊपर ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन ले लेता है, नॉर्थ बन जाता है पोल और ये साउथ बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। और अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये हमने फिक्स्ड कॉइल को मार्क किया हुआ है। ये फिक्स्ड कॉइल एक्चुअली ये वाले फिक्स्ड कॉइल हैं, दीज वन, ये वाले। ये जो फिक्स्ड कॉइल्स हैं ये उसी करंट से मैग्नेटाइज हो रहे हैं जिस करंट को आप एक्चुअली मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये उसी करंट से मैग्नेटाइज हो रहे हैं और इन फिक्स्ड कॉइल्स को हमने सीरीज में प्लेस किया हुआ है इस मूविंग कॉइल के साथ। जो करंट की डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये, तो आपके पास जो करंट की डायरेक्शन इस टाइम नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बन रही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर, तो वही सेम करंट की डायरेक्शन बन रही होगी जो कि इस मूविंग कॉइल के अंदर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम नॉर्थ साउथ बना रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर साउथ 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 नॉर्थ बनेगा जो कि पीएमएमसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एक टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा। सो इफ द टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज इन दिस केस, देन आपके पास जब ये साइकिल चेंज होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एट द सेम टाइम ये साउथ नॉर्थ पोल्स बन जाएंगे और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये नॉर्थ साउथ पोल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। फॉर दैट रीजन आपके पास जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन कभी भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी एंड द पॉइंटर विल कीप ऑन पॉइंटिंग अपवर्ड द स्केल। सो यहाँ पर हमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमें रेक्टिफिकेशन से सेव करेंगे और हम रेक्टिफिकेशन के बजाय इसको इजीली इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को फॉर एसी एंड फॉर डीसी मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमने पीएमएमसी के अंदर एक आयरन कोर को पढ़ा था, वहाँ यहाँ पर हम उस आयरन कोर को यूज़ नहीं करें। देर इज़ नो आयरन कोर इन अ डायनामोमीटर। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसके अंदर आयरन कोर को प्लेस कर देंगे तो हमारे पास एडी करंट लॉसेज इसके अंदर बढ़ जाएंगे कि उतना वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे ऑल आर एयर कोड। और ये यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो कि ये स्पाइरल स्प्रिंग लगा हुआ है, दिस स्पाइरल स्प्रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क। जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
हाँ ओके, सो यहाँ पर उसने उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जो डायनामोमीटर टाइप का प्रिंसिपल है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू पीएमएमसी, और दैट्स वाई हम इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। पीएमएमसी के अंदर परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते थे, लेकिन डायनामोमीटर के अंदर हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करने के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़। उसके बाद ये फिक्स कॉइल को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो फिक्स्ड कॉइल्स होंगी उनको हैवी वायर से बाउंड किया जाता है, क्योंकि वो मेन करंट को कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है, और सीरीज के अंदर प्लेस होते हैं। जबकि जो मूविंग कॉइल है, क्योंकि उस कॉइल ने मूव करना होता है, इसलिए हमें टॉर्क टू वेट रेशियो एडजस्ट करने के लिए, टॉर्क टू वेट रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी कॉइल का वेट इतना ज़्यादा हो जाए कि उतना टॉर्क वो प्रोड्यूस ना करवा पा रहे हो, तो आपका वो वेट इस कदर होता है कि वो टॉर्क उसको रोटेट ही नहीं करवा पाता। दैट्स वाई हमने मूविंग कॉइल को बहुत स्मॉल उसको थिन रखना होता है, उसको एरिया भी कम रखना होता है। दैट्स वाई मूविंग कॉइल ने मूव करवाना है, सो इसलिए मूविंग कॉइल मेन करंट को कैरी नहीं कर सकता। हम इसके साथ सीरीज के अंदर रेजिस्टर लगाते हैं या इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर कि मेन करंट इसमें से फ्लो ना करे। एंड मोर ओवर द मूविंग कॉइल्स आर एयर कोड। ये मैंने भी पीछे भी आपको स्लाइड पे बात बताई है कि ये एयर कोड होते हैं। एयर कोड का मतलब ये है कि इसमें आयरन सिलेंडर हम यूज नहीं कर रहे, इसकी रीजन हमने बताई। ओके, सो उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क मैंने आपको बताया कि दो कंट्रोल स्प्रिंग्स होंगे जिससे हम कंट्रोलिंग टॉर्क को ले रहे हैं। और उसके बाद जो मूविंग सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास वेट एंड पॉइंटर बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ होगा जैसे पीएमएमसी के अंदर था। सो यहाँ पर अगर आपको पीएमएमसी के अंदर याद हो तो हम कहते थे कि जी पीएमएमसी के अंदर हम डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं एडी करंट के थ्रू। लेकिन एडी करंट कौन से वाले थे, अगर आपको याद हो, यहाँ पर हम एडी करंट दे ही नहीं रहे। सो हम वो कोर यूज नहीं कर रहे। दैट्स वाई हम इसके अंदर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का मेथड यूज करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ओके, सो उसके बाद हमारे पास ये कुछ शील्डिंग की टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है, जो कि ये एयर कोड होते हैं, इसलिए इनको एक्सटर्नली प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आपके पास इसके केसेस किस तरह के होते हैं, क्योंकि हम डायनामोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे पास इसका टॉर्क कैसे जनरेट होता है। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी टॉर्क की को डिफाइन किया था, द टॉर्क वाज इक्वल टू एन आई ए बी। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो n है दिस इज कांस्टेंट एंड दिस a इज कांस्टेंट, बट I इज वेरिएबल एंड b इज आल्सो वेरिएबल। ये b किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया था कि B जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये वही वाला करंट होगा जो उसी करंट से प्रोड्यूस कर रही होती हैं, हम मैग्नेट्स बना रहे होते हैं जो करंट आप मेजर कर रहे थे। सो दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। सो अगर मैं कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर दूं विद साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो मेरे पास I इंटू आई आ जाता है, यानी बी को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के किया, सो हमारे पास जो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क होता है, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर ओवर द साइकिल ये टॉर्क ऐसे ही वेरी करता है। और अगर ये ओवर द साइकिल ऐसे ही वेरी करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हर इंस्टेंस का टॉर्क यानी T1 at a particular instance plus T2 at a particular instance plus T3 at a particular instance, इस सारे को हम ऐड करते जाएं तो हम उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एवरेज आ जाती है, एवरेज करंट आ जाता है। अगर आपको याद हो हमने पीएमसी के अंदर भी बताया था कि हम एवरेज करंट मेजर करते एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं। सो डायनामोमीटर के अंदर भी हम एवरेज ही मेजर कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि ये जो टॉर्क है दैट वाज इक्वल टू आई स्क्वायर, ये सिर्फ आई के इक्वल नहीं है, देखिए आई स्क्वायर के इक्वल है। सो अगर आपके पास हर इंस्टेंट के ऊपर जितना भी करंट है वो एड अप हो जाए स्क्वायर्स वैल्यू के साथ और डिवाइड हो जाए टोटल नंबर के साथ, और हम फाइनली इसके अंदर एक अंडर रूट लगा दें, तो ये क्या वैल्यू बनती है? अगर आप इसको रिकॉल करें तो दिस इज RMS वैल्यू। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, यानी हम स्क्वायर भी ले रहे हैं और अंडर रूट भी ले रहे हैं और मीन भी ले रहे हैं। तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वैल्यू मेजर कर रहा है दैट इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी RMS वैल्यू है। और हम ये पहले भी जानते हैं कि जितनी भी जो AC की RMS वैल्यू होती है दैट इज इक्वलेंट टू, यानी अगर आपने DC करंट को देख रहे हैं तो दैट इज इक्वलेंट टू द RMS वैल्यू ऑफ AC, या IRMS या AC की RMS वैल्यू की इक्वल होती है। दैट्स वाई अगर आप कहते हैं कि मैंने 5 मिली एम्पेयर का करंट मेजर किया है, 5 मिली एम्पेयर का करंट मेजर किया है DC के अंदर, तो वो 5 मिली एम्पेयर RMS भी यहाँ पर मेजर करेगा।
सो दैट्स वाई मैंने इसको कहा कि ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आप सेम एसी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को उठाकर मेजर कर सकते हैं बहुत इजीली डीसी करंट भी और एसी करंट भी, ठीक है जी। सो दैट्स वाई हम इसको ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ये है कि चूंकि ये स्क्वेयर्स की वैल्यू रीड कर रहा होता है, तो आपके पास जो स्केल होता है दैट इज इनिशियली क्राउडेड, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो स्केल की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसकी वजह ये होती है, इस तरह के स्केल को हम कहते हैं स्क्वेयर लॉ स्केल। सो ये स्क्वेयर लॉ स्केल इसलिए है कि आपको पता है कि अगर आप छोटी वैल्यूज का स्क्वेयर लेते हैं तो वो छोटा आता है, लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं हमारे पास स्क्वेयर्स बड़े होते जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपके पास छोटी वैल्यूज क्लोजली स्पेस थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यू, जैसे आप 10 का स्क्वेयर लें या 11 का स्क्वेयर लें तो वो बहुत बड़ा हो जाता। तो दैट्स वाई स्क्वेयर लॉ का स्केल ये डायनामोमीटर का रिस्पॉन्स फॉलो करता है। ओके, सो अगर हमने इसको एज अ वोल्ट मीटर और एज एन एमीटर यूज करना है डायनामोमीटर को, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? हम इसको अगर एज एन एमीटर यूज करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स्ड कॉइल्स होंगी उसको हम सीरीज में प्लेस करेंगे। फिक्स्ड कॉइल्स, ये दोनों फिक्स्ड कॉइल्स हैं, इसको हम सीरीज में प्लेस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये मेजर करंट को कैरी कर रहा होता है, दैट्स वाई हम इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि आपके पास इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि आपके पास जो आई थिंक कि ये जो मूविंग कॉयल है ये उसके साथ पैरेलल में है, ठीक है जी। एंड सिमिलरली द सेम कॉन्फ़िगरेशन विल बी फॉलोड, जहां पर आपके पास आप इसको एज अ वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं डायनामोमीटर को। दिस दीज फिगर्स आर डिस्कस्ड ऑन पेज 153, जो रेफरेंस बुक आपको शेयर की हुई है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। सो जब आप इसको एज अ वोल्ट मीटर डिस्कस करेंगे, ये आपके पास फिगर थोड़ी सी इम्प्रॉपर बनी हुई है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट फिगर है, दिस इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन एज अ वोल्ट मीटर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमने जो उस सोर्स से आप करंट ले रहे होंगे वो करंट डायरेक्टली इसमें से फ्लो करेगा। सो ये बेसिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन सीरीज में है। लेकिन जब आप इसको एज एन एमीटर यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने पीएमसी के साथ मूविंग कॉइल को पैरेलल में इस तरह से प्लेस किया है कि इस मूविंग कॉइल के साथ सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस आ रही है। सो अगर आप देखें यहाँ पर तो करंट विल कम हेयर, यहाँ से फ्लो करेगा, और इस ये फिक्स्ड कॉइल्स अभी तक यहाँ पर सीरीज में है, और यहाँ पर आके ये एक सीरीज के अंदर हाई वैल्यू का रेजिस्टर लगा हुआ है। सो ओके जी। सो ओके, सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉ को फॉलो कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ ये कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जैसे कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इस तरह से स्टोर हो जाता है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ ये कहता है कि जब आपके पास दो चार्जेस को प्लेस किया जाता है तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द चार्जेस जो उनके दरमियान है, चार्जेस Q1 और Q2 की वैल्यू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया D बिटवीन देम। सो इसी लॉ को हम यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स बनाने में, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक कैपेसिटर के तौर पे इसका बिहेवियर एक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर उसने और जनरली हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को वेरी हाई वोल्टेजेस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फिक्स प्लेट है और एक मूविंग प्लेट है। द मोमेंट इसके ऊपर आप ऑपोजिट चार्जेस देते हैं, सो मैंने भी आपको बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। सो दोनों के चार्जेस जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा ये फोर्स होगी, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस D बिटवीन देम। सो यहाँ पर आपके पास जितना ज्यादा ये आप इसके ऊपर वोल्टेज स्टोर करवाएंगे यानी चार्ज स्टोर करवाएंगे, Q1 Q2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स होगी और उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो इसको किसी स्केल के ऊपर मूव करवाएगा। सो इसी फिनोमेना को यूज करते हुए हम जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी तो ये प्लेट इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, और उसकी वजह से ये पॉइंटर स्केल के ऊपर मूव करेगा। सो आपके पास इसके अंदर जनरल जो फिनोमेना फॉलो होता है वो सर्कुलर में भी होता है और अट्रैक्टिव डिस्क में भी होता है। हम इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फिनोमेना को फॉलो
सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वही डिस्कशन दोबारा डिस्कस की हुई है, एंड 1/2 CV स्क्वायर ये वही फिनोमेना है जो कि हम कैपेसिटर के केस में डिस्कस करते थे। इसको इसी को फोर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया हुआ है। ये हमने सर्कुलर टाइप की डिस्कस की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक स्टेशनरी प्लेट है और ये एक मूविंग प्लेट है। दिस मूविंग प्लेट इज free to move over this plate, so whenever there is a force of attraction ये मूविंग प्लेट इस फिक्स प्लेट के ऊपर मूव करेगी, ठीक है। और हमने इसके पास यहाँ पर ये वोल्टेज को कनेक्ट किया हुआ है, ये वोल्टेज सॉरी सप्लाई किया हुआ है, एंड इसकी इस मूवमेंट टॉर्क के जनरेशन की वजह से इस पॉइंटर इस स्केल के ऊपर मूव करेगा। सो ये दोनों केसेस। और अट्रैक्टिव डिस्क का केस, अट्रैक्टिव डिस्क का केस ये कहता है कि आपके पास एक मूविंग डिस्क है, दिस इज द मूविंग डिस्क एंड दिस इज अ फिक्स डिस्क, और इन दोनों के दरमियान एक डी को हमने मेंटेन किया हुआ है, देयर इज अ डी बिटवीन देम। और फार्मूला इसका वही है कि ये भी प्लेट चार्ज होती है और ये भी प्लेट चार्ज होती है, एंड वेन एवर आपके पास जरा सी स्लाइड सी अट्रैक्शन इसके अंदर फील होती है, तो हम उस अट्रैक्शन को और उस अट्रैक्शन को इस स्लाइड सी मूवमेंट को हम कैसे नोट करेंगे, ये गार्ड रिंग्स लगे हुए हैं, इस गार्ड रिंग के एक्सेस से जब भी बाहर आएगा उसको हम मेजर कर लेंगे, और ये डिस्क जैसे ही नीचे होगी ये माइक्रोमीटर का हेड इस मूवमेंट को इसके ऊपर नोट करेगा। जनरली ये बहुत ज़्यादा स्लाइड सी मूवमेंट को भी नोट करने के लिए बना होता है, और जनरली हम इस अट्रैक्टिव डिस्क टाइप को एज अ कैलिब्रेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, या एज अ स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट मेजरमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली जो हमने प्रीवियस पढ़ा था अभी रोटेटेड डिस्क वाला, उसको हम मोस्टली अपनी कॉमन डे टू डे मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम जनरली एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके जी, सो ये वही रोटेटिंग डिस्क उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो लास्ट टॉपिक जो लास्ट नहीं, आई थिंक सेकंड लास्ट है, लास्ट जो वो है हमारे पास आयरन वेन मीटर का। इसका फिनोमेना एग्जैक्टली समवट वैसा ही है कि हमारे पास एक मूविंग प्लेट है और एक फिक्स प्लेट है। ये जो फिक्स कॉयल है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये सर्कुलर है, और इसके अंदर हमने कॉयल से इसको इस सारे को बाउंड किया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास ये एक स्पिंडल अटैच है, इस स्पिंडल के ऊपर एक मूविंग प्लेट लगी हुई है। दिस मूविंग प्लेट इज जस्ट लाइक अ वाइपर या फ्लैप जो कि मूव करेगी। सो द मोमेंट आप इसको हम एक्सटर्नली फोर्स या करंट जो भी अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से ये जो फिक्स्ड कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है और उसका नॉर्थ साउथ पोल बन जाता है, और वो सेम करंट स्पिंडल से भी फ्लो कर रहा है और ये भी नॉर्थ साउथ पोल बन जाता है। हमें पता है कि सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके रिपेल्शन की वजह से हमारे पास ये वाइपर ये जो मूविंग प्लेट है दैट विल मूव अवे फ्रॉम दिस फिक्स प्लेट। सो जैसे ही वो इससे अवे मूव करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो आपकी ये जो स्पिंडल है इट विल रोटेट, और इसके साथ एक पॉइंटर अटैच है जो कि एक स्केल के ऊपर मूव करेगा। सो ये सारा फिनोमेना, यानी ये उतनी ज़्यादा फोर्स से इसको रिपेल करेगा जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे। सो फॉर दिस रीज़न, और सेकेंडली इसके साथ जो हमारे पास जब हमने अगर इसको एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करना है तो हम इसके अंदर सेवरल टर्न्स ऑफ कॉइल लेंगे, और अगर हमने इसको एज एन एमीटर यूज़ करना है तो हम इसके अंदर फ्यू टर्न्स ऑफ वायर लेंगे। ओके जी, एंड लास्ट टॉपिक इज थर्मोकपल मीटर। हम थर्मोकपल मीटर को बेसिकली थर्मोकपल के फिनोमेना पे बनाया हुआ है हमने। थर्मोकपल का फिनोमेना ये कहता है कि आपके पास सीबेक इफेक्ट को फॉलो करता है थर्मोकपल का फिनोमेना, एंड दिस फिनोमेना स्टेट्स दैट कि आपके पास जब दो डिसिमिलर मेटल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, टू डिसिमिलर मेटल्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, और तो उनके दो जंक्शंस क्रिएट होते हैं। एक जंक्शन को हम हॉट जंक्शन कहते हैं और एक जंक्शन को हम कोल्ड जंक्शन कहते हैं। और जब आप इन दोनों जंक्शन के अक्रॉस टेम्परेचर वेरी करता है, सपोज दिस इज द हॉट जंक्शन एंड दिस इज द रेफरेंस जंक्शन, तो आपके पास जब इन दो के अक्रॉस टेम्परेचर वेरी करता है तो हमारे पास मिली वोल्ट्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज थर्मोकपल इफेक्ट और सीबेक इफेक्ट। तो यहाँ पर हम इसी सिमिलर इफेक्ट को यूज करते हुए एक थर्मोकपल मीटर बना रहे हैं। यहाँ पर हमने ये किया है कि हमने एक वायर को प्लेस कर दिया है, और उस वायर को हम हीट अप कैसे कर रहे हैं, जिस करंट को हम मेजर करना चाह रहे हैं उससे। सो हमें पता है कि वो वायर कैसे हीट अप होगी। वी नो दैट आई स्क्वायर आर आर द हीट लॉसेस। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा हीट डेसिपेट होगी, और यहाँ पर हमने उसका हॉट जंक्शन प्लेस कर दिया है उस वायर के ऊपर। सो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से 1 मिली वोल्ट में आउटपुट जनरेट होगी, और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल पीएमएमसी लगा दिया, दिस इज अ पीएमएमसी। सो वो पीएमएमसी, क्योंकि ये मूवमेंट सिर्फ अपस्केल या यूनी डायरेक्शनली होती है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर एक पीएमएमसी कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही आपके पास टेम्परेचर करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा, द मोर द वैल्यू ऑफ द करंट,
उतना ही ज़्यादा आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, यानी हीट लॉसेज होंगे। और जितने ज़्यादा आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे उतना ही ज़्यादा इस जंक्शन के क्रॉस टेम्परेचर हाई होगा। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर जंक्शन आएगा, तो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा मिली वोल्ट्स में आउटपुट प्रोड्यूस होगी। सो हम जो इसका स्केल बनाएंगे उसको हम इस सोर्स या करंट से मिक्स कर देंगे। सो ये जो 2 RMS रीडिंग वोल्ट मीटर है, इसको हम डिजिटल वोल्ट मीटर्स के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इट विल फॉलो द सेम पैटर्न जो कि थर्मोकपल का है, लेकिन इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ ऐसी इंडिकेटिंग मीटर्स थे। इन द नेक्स्ट क्लास हम पावर मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे यूजिंग डायनामोमीटर। थैंक यू क्लास।